हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग आज बात करेंगे शुगर और शुगर केन के बारे में। यह बहुत ही चर्चित मुद्दा आज के डेट में बना हुआ है। कारण ये है क्योंकि चीनी और नमक की अगर बात की जाए तो चीनी और नमक दो ऐसी सामग्री हैं जो हर थाली में, अर्थात गरीब से गरीब और उच्च वर्ग से उच्च वर्ग के लोगों के थाली में पहुंचने वाली सामग्री आपको दिखाई देगी। अब इसमें अगर इसके कोई मूल्य में परिवर्तन होता है या इसके मूल्य में कोई इफेक्ट पड़ता है तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं निम्न वर्ग से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करेगा तो निम्न वर्ग को प्रभावित करेगा। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि यह निम्न वर्ग के थाली में जाने वाली जो सामग्री है, जैसे मिष्ठान हो गया, क्योंकि आने वाली जो फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स में मिठाइयों का बहुत ज़्यादा इसमें आपको भारत जैसे देश में आपको दिखाई देगा कि मिठाइयों का सबसे ज़्यादा, जैसे रक्षाबंधन हो गया तो इसमें मिठाइयों का परंपरा रहता है, या फिर से श्रावण मास का, या फिर से आगे आने वाले जितने भी बहुत सारे, चूँकि भारत त्योहारों का देश है तो यहाँ पे ये त्यौहार आते रहते हैं। और यह लोगों की आस्था के कारण, अत्यधिक आस्था के कारण आपको दिखाई देगा कि जो त्यौहार हैं वह सेलिब्रेट लोग करते रहते हैं। तो इसमें एक परंपरा सी होती है मिष्ठान की, सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ठीक नमक का भी वही रोल आपको दिखाई देगा। तो हालांकि हम लोग आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वह है चीनी का, यानी शुगर का है, नमक का नहीं है। तो शुगर आपने देखा होगा कि ऐसा महामारी बढ़ा हुआ है कि आपको अभी कुछ समय पहले तक चीनी का मूल्य 50 रुपये के आसपास आपको दिखाई दिया होगा, 50-48 रुपया ऐसे दिखाई दिया होगा। लेकिन ऑटोमेटिक अभी मात्र 2-3 दिनों में यह चीनी हाइक होकर लगभग 70 रुपया किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट इसका वेरी है। जैसे उड़ीसा में आप देखेंगे अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, और उत्तर प्रदेश में अलग है। अब यह वेरी जो कर रहा है इसमें बहुत सारे लोग जो हैं यह एलिगेशन लगा रहे हैं या यह कह रहे हैं, यह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि यह मुख्य रूप से जो दिखाई दे रहा है, जो चीनी का मूल्य बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जो चीनी का मूल्य बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसके लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो अभी E20 गवर्नमेंट जो है शुरू की है, E20 हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब ये नहीं कि अभी से शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से ही चल रहा है। लेकिन E20 अभी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया है, यह नेसेसरी कर दिया गया है ना, यह नेसेसरी कर दिया गया है। अब नेसेसरी कर देने की वजह से क्या हो गया कि पेट्रोल में, आपको पता होगा कि पेट्रोल में पहले 100% पेट्रोल जो है वह जैविक ईंधन होता था। अभी पेट्रोल में जो है E20 के आ जाने से क्या हो गया, 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है, और आपका 80% क्या हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है। 80% क्या हो रहा है, पेट्रोल हो रहा है। तो 20% एथेनॉल हो गया और 80% पेट्रोल हो गया। तो आखिर यह गवर्नमेंट E20 जैसे कंसेप्ट लाने के पीछे क्यों इतना जोर लगाए हुए है, या क्यों कंपलसरी कर दिया है? तो पहले जो है वह पहले था कि या तो आप E20 का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो सामान्य जो जैविक ईंधन पेट्रोल है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि E20 नेसेसरी हो गया है। तो E20 नेसेसरी क्यों गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, उसके मुख्य रीजन आपको दिखाई देगा। पहला रीजन जो है कि जो अपने वहाँ ईंधन की अगर बात की जाए, जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ईंधन की बात किया जाए तो ईंधन अपने वहाँ भारत में पर्याप्त मात्रा में ईंधन जो है नहीं होता है। कुछ ही जगहों पे होता है, असम के डिगबोई वगैरह और भी बम्बे हाई, ऐसे कुछ क्षेत्रों पे आपको दिखाई देगा। लेकिन उतनी पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं होने के कारण, चूंकि भारत में मांग ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे मांग क्यों ज़्यादा है? मांग इसलिए ज़्यादा है कि आपको दिखाई देगा जनसंख्या ज़्यादा है, और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे कहीं ना कहीं और संरचनात्मक जो चीज़ें हैं, जैसे व्हीकल्स हो गए, उनकी संख्या ज़्यादा है। उनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे डिमांड जो है ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण ईंधन का डिमांड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब चूंकि ईंधन की बात अगर किया जाए तो ईंधन भारत में, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया कि भारत में पूर्ण रूप से ईंधन होते नहीं है। यह कहीं ना कहीं भारत किसी अन्य देशों से क्या करता है, वह आयात करता है, मतलब किसी अन्य देश से यह इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने से क्या दिक्कतें आती हैं? तो इंपोर्ट अगर किसी चीज़ का बार बार एक ही जगह से अगर किया जाता है, या इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, तो उसका मेन कारण आपको दिखाई देगा कि आपके अर्थव्यवस्था पर, आपकी
अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। अभी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आपको कैसे दिखाई देता हुआ नजर आएगा, तो अर्थव्यवस्था पर आप देखेंगे कि आपके आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा। अब आयात और निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा तो इससे क्या दिक्कतें होंगी, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बीओपी जो है, यह इफेक्टेड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? इफेक्टेड हो जाएगा अगर इंपोर्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। इंपोर्ट अगर आपका ज़्यादा हो तो इंपोर्ट भारत में अगर देखा जाए तो दो चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा होता है, मांग ज़्यादा है। एक तो है गोल्ड और दूसरा जो है आपको दिखाई देगा ईंधन। तो इसके कारण सॉरी इसके कारण आपको दिखाई देगा कि मांग ज़्यादा होगा। मांग ज़्यादा होगा चूंकि भारत में इसकी उत्पादकता नहीं होती है तो किसी अन्य देश से मंगाना पड़ता है, तो इसलिए आयात शुल्क भी ज़्यादा हो जाता है, आयात भी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के संकट या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वह यहाँ पे इफेक्टेड होंगे। वह इफेक्टेड होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जो करेंसी है, जो रुपया है, वो भी क्या होगा, उस पर भी प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और यह सभी चीज़ें जाके आपको दिखाई देगी कि महंगाई जैसे चीज़ों पे यह जाके क्या करती है, असर करती है। यानी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ। इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ कैसे कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसका कारण आपको दिखाई देगा कि इन्फ्लेशन इस तरह से बढ़ेगा कि अगर ईंधन का मूल्य बढ़ गया, अगर ईंधन चूंकि बाहरी देशों से मंगाया जाता है, तो बाहरी देशों से अगर मंगाए जाने पर ईंधन का मूल्य बढ़ गया, जैसे अभी आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ईरान और अमेरिका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस कन्फ्लिक्ट के कारण आपको दिखाई देगा कि हार्मुज स्ट्रेट के द्वारा को जो है बंद कर दिया गया। हार्मुज जल संधि, जिसके द्वारा यह जो पेट्रोलियम वाली जो चीज़ें हैं वह आयात होती हैं भारत में फारस की खाड़ी वाले देशों से। हालांकि एक ऐसा नहीं कि भारत यहाँ पे एक ही मतलब देश पर निर्भर है। यह भारत अपने आप को मल्टीपोलर बना रहा है, मल्टीपोलर बना रहा है, और मल्टीपोलर जैसे जियोपॉलिटिक्स है उसके हिसाब से बनाना जरूरी भी है। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जो मल्टीपोलर अपने आप को बना रहा है, अर्थात इसका वेरिएशन आपको दिखाई देगा किसी एक देश पे नहीं, बल्कि जिस जिस देशों से अपने राष्ट्र के हित में या नेशन जो है उसके हित में आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, उन देशों से भारत क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। लेकिन फिर भी बात यह है कि सबसे ज़्यादा यह जो जीवाश्म ईंधन है, इनका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपको दिखाई देगा उत्पादन सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज़ में होती हैं, गल्फ कंट्रीज़ में। और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं इसके रेट जो है, इसके मूल्य जो हैं, इनके जो कीमतें हैं, वहाँ कीमतों पे क्या होगा, उछाल होगा। और कीमतों पे उछाल होने के कारण आपको दिखाई देगा कि यह जब भारत जैसे देश अगर इसको आयात करता है तो इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मूल्य बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ने के कारण जो भी वस्तुएं आयात होती हैं या एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक प्रांत से दूसरे प्रांत पे जाती हैं, उनका भी मूल्य, उनकी भी कीमतें क्या हो जाएंगी, हाइक हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब इसकी कीमतें जब बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे असमानता जैसी चीज़ें आपको बढ़ते हुए नजर आएंगी। यानी कहीं ना कहीं असमानता, गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ते हुए नजर आएंगी। दूसरा इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे पर्यावरण पर भी क्या होता है, इससे प्रभाव पड़ता है। अब कैसे प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, तो जो भी जीवाश्म ईंधन है, जो जीवाश्म ईंधन है, यह जीवाश्म ईंधन जब जलता है, जब इसका मतलब दहन होता है, तो दहन होने से क्या होता है, आपको दिखाई देगा कि ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु है, पृथ्वी का जो जलवायु है, उसको क्या करता है, उसको प्रभावित करता है ना, उसको प्रभावित करता है। और उसके प्रभावित होने से जो पृथ्वी की जलवायु अगर प्रभावित होगी, तो प्रभावित होने से सीधे सीधे क्या होगा, पृथ्वी की जो भी जीवनचर्या है वो प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं यहाँ से जीवन भी, यहाँ पे लाइफ भी क्या होगा, प्रभाव होगा। जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ना, हीट वेव का बढ़ना, गर्मी का बढ़ना, बिन मौसम बरसात आना, बारिश का ना आना, सूखा पड़ना, इस सारी जलवायु चीज़ें जो है, जलवायु संबंधित इफेक्टेड जो चीज़ें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस के कारण ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बढ़ने के कारण इसकी पहला चीज़ स्वास्थ्य पे भी तो प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ आपको दिखाई देगा कि फसलों पे प्रभाव पड़ेगा,
किसान वर्ग के लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, और किसान वर्ग के लोगों के प्रभाव पड़ने के साथ साथ आपको दिखाई देगा गरीबों पे प्रभाव पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि असमानताएं और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगी। और दूसरा, पर्यावरण तो इससे इफेक्टेड होगा ही होगा, ये एक अलग कारण है। तो इन सभी के विकल्प के रूप में गवर्नमेंट जो है क्या लेके आई, गवर्नमेंट लेके आई E20। क्या ले आई? E20, इथेनॉल 20। E20 का कंसेप्ट अभी मैंने बताया आपको। E20 का मतलब 20% इसमें क्या रहेगा, एथेनॉल रहेगा, 20% एथेनॉल रहेगा, और इसमें 80% जो रहेगा वो क्या रहेगा, पेट्रोल रहेगा। अब इससे क्या हो गया कि 20% जो है अभी जो लक्ष्य रखा गया था वो पूर्ण कर लिया भारत। तो इसमें जो है मतलब 2030 का लक्ष्य रखा गया था, 2025 में ही भारत ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। तो इससे हुआ कि 20% तो एक कीमत कम हो गई जो दूसरे देश पे डिपेंडेंसी थी। दूसरा, पर्यावरण जो प्रभावित हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि वह जो प्रभाव पड़ रहा था पर्यावरण पर वो भी उसके अनुकूल हो रहा है, अर्थात पर्यावरण पर प्रभाव भी अब कम पड़ेगा अगर E20 को यहाँ पे अपनाया जाता है ईंधन के रूप में। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि क्या केवल E20 या एथेनॉल जो E20 पेट्रोलियम है या पेट्रोल है, इसके उपयोग करने से क्या पूर्ण रूप से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ना समाप्त हो जाएगा? क्या पूर्ण रूप से यह E20 का प्रयोग करने से किसी दूसरे देश से जो आयात किया जाता है ईंधन वह पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा? जैसे अभी ईरान से कुछ कन्फ्लिक्ट मतलब हो रहा था अमेरिका ईरान से, तो साफ साफ कुछ देशों ने मतलब भारत पे भी प्रभाव पड़ा था, बहुत सारे वैश्विक देश हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा था। तो कोई देश ऐसा मना भी कर सकता है। हालांकि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मल्टी पोलर वाला काम भारत कर रहा है, यानी एक ध्रुवीकरण का नहीं बहु ध्रुवीकरण का कार्य कर रहा है, ताकि ये हम अपने नेशंस की जो मांग है उसकी प्रतिपूर्ति कर सकें, ठीक ना। तो उसके लिए क्या यह पूर्ण रूप से एक समाधान है? नहीं। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक की बात की गई। किसके? इलेक्ट्रिक की बात की गई। इसमें आपको दिखाई देगा कि माइक्रो प्रोसेसर से लेके इसमें जो बैटरी है, मुख्य रूप से लिथियम बैटरी, सोडियम बैटरी, इन सब बैटरियों का प्रचलन शुरू हुआ, जिसके तहत आपको दिखाई देगा कि इसमें PME ड्राइव भी एक कंसेप्ट लेके आया गया था, PME ड्राइव, ताकि इसमें बढ़ावा दिया जा सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक वाहनों को। इसमें छूट भी दिया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदा कोई अगर व्यक्ति खरीद रहा है तो उसमें छूट दिया गया ताकि बढ़ावा दिया जा सके इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाला कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उसको क्यों खरीदेगा? क्यों? क्योंकि ग्रामीण बहुत सुदूर जो क्षेत्र हैं वहां पे अभी भी बिजली की समस्या है। जब बिजली की समस्या है तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि उसकी जो व्हीकल होगी वह चार्ज नहीं होगी, आवेशित नहीं होगी। जब आवेशित नहीं होगी तो उसका उपयोग वह नहीं कर सकता है, इसलिए वह उसके तरफ यानी इलेक्ट्रिक वाली जो व्हीकल्स है उसके तरफ कम आकर्षित होगा या आकर्षित नहीं भी हो सकता है। एक और कारण है। तो PME ड्राइव लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है 2024 में, 2026 इसका लास्ट डेट था, हालांकि अब बढ़ा के इसको 2028 कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ये चीज? यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो PME ड्राइव कंसेप्ट इसीलिए लाया गया था कि अलग अलग चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए ताकि व्हीकल्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज करने में कोई डिफिकल्टीज ना हो। लेकिन सब मिला जुला की बात यह है कि अभी जो हम लोग चूंकि जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस पर अगर आ जाए कि एथेनॉल बनता क्या है, एथेनॉल मतलब बनता कैसे है, तो एक तो गन्ने के जूस से बनता है। किससे? गन्ने से बनता है। दूसरा, जो मक्का वगैरह होता है उससे बनता है। तीसरा, जो अनाज होता है, जो सड़ा गला अनाज होता है, या जो मतलब वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज, उससे बनते हैं। तो इस समय आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा अभी जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अभी लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, जो विपक्ष के द्वारा जो बताया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि E20 कंपल्सरी करने के कारण, अभी जो है कंपल्सरी करने के कारण, चूंकि अधिकतर गन्ने जो है उसके गन्ने के जो रस है या जूस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है E20 बनाने में। यही कारण है कि E20 बनाने में जब इसका उपयोग कर दिया गया तो आम व्यक्ति के लिए, हालांकि यह प्रश्न बहुत पहले भी उठा था जब E20 शुरुआत किया गया था, तो इसके कच्चे जो मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स जो गरीब से लेके अमीर के थाली में जाता है, जैसे चीनी हो गया या मीठा हो गया, गुड़ हो गया, तो ये सब चीज़ों पे प्रभाव ना पड़े। या चावल से भी बनाया जाता है, तो चावल, अगर चावल पूर्ण रूप से पूरे चावल का अगर इथेनॉल बना दिया गया
तो ऐसा ना हो जाए कि लोगों के ऊपर मतलब चावल की शॉर्टेज हो जाए और खाद्य संकट जैसी चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न ना हो पाए। तो इसके लिए भी एलिगेशन लगाए गए थे, खाद्य संकट जैसी चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि E20 बनाया जाएगा। अगर यही सारी चीज़ें डायरेक्ट E20 में इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं इसका मांग बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ने के कारण आपको दिखाई देगा कि इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका मूल्य बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी असमानता और भुखमरी और भी आपको कुपोषण वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देने को मिलेंगी। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि नहीं, हम चावल से या मक्का या अनाज जो है केवल वेस्टेज जो चीज़ें हैं उसी से बनाते हैं। बांस से भी बनाने की शुरुआत असम से की गई थी, आपने सुना होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि E20 ये मतलब जल्दीबाजी में लॉन्च कर दिया गया। कारण यह है कि बहुत सारी जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनमें अभी भी समस्याएं आ रही हैं, उनमें भी E20 भरवाने से क्या हो रहा है, समस्या आ रही है। दूसरी चीज़ है कि इसमें बताया जा रहा है जो चीनी का मूल्य अभी अचानक हाइक होकर कितना हो गया, लगभग 70 रुपया, कहीं 65 रुपया प्रति केजी हो गया है। इसका भी मूल कारण ये बताया जा रहा है कि E20 के कारण ये जो गन्ने का रस है या गन्ने का जो इस्तेमाल किया जाता था चीनी बनाने में, उसका अधिकतम इंपोर्ट होने लगा, उसका अधिकतम यूज होने लगा। किसमें यूज होने लगा? एथेनॉल बनाने में। अब एथेनॉल जब बनने लगा तो यहाँ पे चीनी के उत्पादकता पे प्रभाव पड़ा, और आने वाला समय जो है फेस्टिवल का है, तो फेस्टिवल के चलते लोगों का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा जब इसकी शॉर्टेज है तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत भी क्या हो गई है, अचानक से बढ़ गई है। हालांकि गवर्नमेंट का जो एलिगेशन है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है, वो बताया गया है कि चीनी का मूल्य मामूली बढ़ोतरी की गई है, और यहाँ पे E20 का प्रयोग नहीं किया गया है। E20 में इस गन्ने का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात गन्ने के जो प्रयोग की बात की जा रही थी कि E20 में प्रयोग किया गया है, जिसके चलते शॉर्टेज हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, E20 में हमने गन्ने का प्रयोग उतना नहीं किया है, यह इस कारण से शॉर्टेज नहीं हुआ है। शॉर्टेज के कारण गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है, वो बताया गया है कि फेस्टिवल के समय आ रहे हैं, और फेस्टिवल के समय आने के कारण कहीं न कहीं यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पे कहीं न कहीं कीमत बढ़ गई है। दूसरा एलिगेशन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है कि चूंकि इस वर्ष ज़्यादा मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, जिसके कारण पहले के अपेक्षा उत्पादकता प्रभावित हुई। उत्पादकता या उत्पादन जब प्रभावित हुआ तो कहीं न कहीं उत्पादन सीमित हो गया, और यहाँ पे फेस्टिवल के समय डिमांड बढ़ने के कारण इसकी कीमत बढ़ती हुई नजर आ रही है। तीसरा इसमें बताया जा रहा था कि जमाखोरी की बात चल रही थी, अर्थात जमाखोरी के चलते भी यहाँ पे मूल्य अर्थात कीमतों में बढ़ोतरी होते हुए यहाँ पे दिखाई देते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा रहा है, जो डेटा बताया जा रहा है कि पहले गन्ने से लगभग मतलब E20 के उत्पादन में गन्ने का 12 से 15% पहले यूज किया जाता था, अब वह यूज 9% हो गया है। यह गवर्नमेंट का एलिगेशन है। लेकिन आप एक थोड़ी सी बात समझिए, E20 पहले जो यूज होता था, कंपलसरी जब नहीं था, मान लीजिए 100 लीटर यूज होता था, सपोज दैट 100 लीटर नहीं होता है, मुझे भी पता है, लेकिन 100 लीटर एक मान के चल रहे हैं, हम लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं। तो 100 लीटर मान लीजिए पहले यूज होता था, और उसमें कितना 15 जो है परसेंट मिलाया जाता था। मान लीजिए 100 लीटर में 15% मिलाया जाता था, इसका मतलब 15 लीटर जो है एथेनॉल के लिए क्या मिलाया जाता था, गन्ने का प्रयोग किया जाता था। चलिए ये मान लेते हैं हम लोग। अब गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं नहीं, हम तो 9% ही मिला रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये मिलाया जाता था, पहले कंपल्सरी तो था नहीं, तो अधिकतर लोग क्या भरवाते थे, ईंधन, जो जैविक ईंधन है, जो पेट्रोल है, उसको भरवाते थे। अब जब कंपल्सरी हो गया तो मान लीजिए पहले खपत कितना था, 100 लीटर, अब ये खपत कितना बढ़ गया है, एक खपत बढ़ के मान लीजिए हो गया है कितना, 1000 लीटर, सपोज दैट। हालांकि 1000 में एक छोटा सा आंकड़ा ले रहा हूँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है इस समय, क्योंकि कंपलसरी कर दिया गया है। अब 1000 लीटर में अब ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि 9% ही मात्र हम मिला रहे हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 90 हो गया। अर्थात पहले 15 लीटर उत्पादन करने के लिए गन्ने का प्रयोग किया जाता था, अब गन्ने का प्रयोग 90 लीटर जो है प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात गवर्नमेंट तो ये दिखा दी परसेंटेज में कि नहीं नहीं, हम एथेनॉल या E20 जो है बनाने में एथेनॉल के रूप में जो गन्ने का उपयोग कर रहे थे, वह पहले 12 से 15% कर रहे थे, अब मात्र 9% कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल यह आंकड़ा गिनवा दी। अब जो लोग परसेंटेज थोड़ा सा सही से नहीं देखेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यही बहुत सारी पार्टियों का एलिगेशन है या आरोप लगाया जा रहा है बहुत सारी पार्टियों के द्वारा कि 15% पहले आप कहते थे तो आपका आंकड़ा मात्र कितना था, 100 था। तो 100 था तो मात्र आपको 15 लीटर की जरूरत पड़ती थी एथेनॉल की, तो गन्ने का आप 15 लीटर ही उपयोग करते थे।
तो बाकी सारे गन्ना जो बचता था वह चीनी वगैरह में जाता था प्रोडक्शन में, तो इसलिए उसका मूल्य नहीं बढ़ता था। कारण तो ये है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इस समय आप 9% ही मात्र किए हैं, अर्थात आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हम 15% गन्ने का उपयोग करते थे एथेनॉल के बनाने में, लेकिन अब तो हम केवल 9% ही गन्ने का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात गन्ने का ज्यादा हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन महानुभाव साहब, बात तो ये है कि पहले आप 100 लीटर का उत्पादन करते थे, अब आप एथेनॉल, आपको 1000 लीटर की जरूरत है एथेनॉल की। 1000 लीटर एथेनॉल की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने एथेनॉल E20 जो है वह कंपलसरी कर दिया पूरे व्हीकल्स में। तो E20 कंपलसरी जब आपने कर दिया तो पहले आप 100 लीटर उपयोग करते थे, अब 1000 लीटर खपत हो गया। तो 1000 लीटर का आप 9% निकाल रहे हैं तो 90 लीटर हो रहा है, अर्थात पहले से 6 गुना ज्यादा आपको, एक सामान्य आंकड़ा के गणित से अगर समझा जाए तो पहले से 6 गुना ज्यादा आपको गन्ने की और जो है वह मुख्य रूप से यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है किसमें, एथेनॉल के उत्पादन में। आप ही के आंकड़े से अगर परसेंटेज की आंकड़ा निकाल के रियल डेटा में अगर कन्वर्ट किया जाए तो यह साफ साफ दिखा रहा है कि पहले आप जो है पहले के अपेक्षा 6 गुना ज्यादा, 7 गुना ज्यादा, 6 गुना ज्यादा आप जो है प्रयोग कर रहे हैं गन्ने का, किस रूप में, एथेनॉल बनाने में। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं चीनी का मूल्य हाइक हुआ है। ये अलग अलग पार्टियों का, अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है। और गवर्नमेंट का जो कहना है वो मैंने बताया कि क्या ऐसी चीजें हैं। गवर्नमेंट का कहना है फेस्टिवल सीजन आने के कारण या जमाखोरी के कारण, ये सारी चीजों के कारण हुई है, E20 के कारण नहीं हुई है। और प्रोडक्शन भी पहले की अपेक्षा कम हुआ है। तो बहुत बार ऐसे हुए है भारत में कि प्रोडक्शन कम हुआ है, लेकिन चीनी का जो मूल्य बढ़ा हुआ है, बहुत पहले बढ़ा भी था, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया ऐसे हाइक होता था। यह अचानक इतना तेज हाइक हुआ है कि कहीं किसी राज्य में 14 रुपया, किसी राज्य में 17 रुपया तक हाइक हुआ है, किसी राज्य में 12 रुपया हाइक हुआ है, और लगभग किसी राज्य में यह बढ़ के 65, किसी राज्य में 70 तक पहुंच गया है। तो ये है चीनी के मूल्य जो आपको मैंने इस डायग्राम के द्वारा समझाया, जो आपने द हिंदू में भी आज देखा होगा कि यह परसेंट 15%, 9% की बातें कही गई थी। अब गवर्नमेंट के पास अपनी जो है बचानी जो है वह जरूरी है, क्योंकि एथेनॉल डायरेक्ट जो भरवाया जा रहा है उसमें मैंने बताया व्हीकल्स में क्या क्या चीजें, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये चीनी की जो शॉर्टेज आ रहा है, इसमें अगर जल्द से जल्द अगर गवर्नमेंट इसमें कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ली या कोई कार्रवाई नहीं की या उसका समाधान नहीं की, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। खासकर जितनी भी मिठाइयाँ, जितनी भी चीजें बनती है जिसमें शुगर का प्रयोग किया जाता है, आप समझिए उसका हाइक हो जाएगा रेट। दूसरी चीज, आने वाले समय फेस्टिवल का समय है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, क्योंकि जैसे श्रावण मास शुरू होता है उसके बाद से फेस्टिवल जो है भारत में लगभग शुरू हो जाते हैं, उत्तर भारत में तो और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। तो उस स्थिति में मिष्ठान जो वाली जो चीज़ें होती हैं उनका डिमांड और बढ़ जाता है, और उनके बढ़ने के कारण आपको दिखाई देगा कि इनका मांग तो और बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी जो है गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे करनी पड़ेगी। बाकी अगर ये बात किया जाए कि इससे जैसे बहुत लोग ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं कि इसमें गन्ने का मूल्य बढ़ गया है, 500 रुपया क्विंटल बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। जो मैंने बताया ये सारी यही मतलब फंडा ऐसे बताया जा रहा है। बाकी अभी देखा जाए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इकरा के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुमानित नेट शुगर उत्पादन अगर देखा जाए तो वह लगभग कितना था, 28 मिलियन टन था। वही घरेलू खपत 28.3 मिलियन टन आकी गई थी, और सीजन के अंत में स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने का अनुमान ऐसा बताया गया था। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग यहाँ पे एलिगेशन है। आपने देखा होगा चीनी के उत्पादन मांग के मुकाबले दबाव, एथेनॉल पॉलिसी, चीनी के बीच जो संतुलन है सबसे बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है। मानसून और मौसम की भी आपने देखा होगा कि कहीं पे सूखा है और कहीं पे बाढ़ है। यह भी बहुत सारी स्थितियां, जैसे जहाँ पे बाढ़ रहित जो बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बहुत सारी कृषिगत जो वस्तुएं हैं, कृषिगत जो चीज़ें हैं वो प्रभावित हुई हैं। तो यह भी एक कारक बताया जा रहा है ना, एल नीनो के कारक के रूप में बताया जा रहा है। त्योहारों से पहले जो मांग की जो है मांग बढ़ती है, वह मांग की जो तेज बढ़ोतरी होती है, ये एलिगेशन बताया जा रहा है। और आयात का फैसला, सरकार ने सिर्फ आयात का फैसला नहीं लिया है, अब इसमें देखा जाए क्या क्या चीज़ें होती हैं। केवल विदेश से चीनी मंगाने का विकल्प नहीं चुना है, जो स्टॉक होल्डिंग है उसको लिमिट कैसे कदम उठाए, ऐसी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उठाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो चीनी के क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हालांकि वैश्विक लेवल पे चीनी कीमतें भी आयात लागत को प्रभावित कर रही हैं।
ब्राज़ील जैसे देशों में भी शिपमेंट आने में समय लगेगा, जिससे प्रभावित पड़ेंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कुल मिला के यहाँ पे प्रभाव डाल रही हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।